त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक विषयों पर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं और मकसद यही होता है कि समाज का प्रबोधन हो, विचारों में परिवर्तन हो, वो विचारों का परिवर्तन समाज के व्यवस्था में परिवर्तन लाए। और आज यही मकसद को लेकर, यही उद्देश्य को लेकर हम एक विशेष महनीय अतिथि के साथ आज बात कर रहे हैं, जिनका नाम है माननीय पृथ्वीराज जी, जो आईपीएस है और हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और सबसे पहले सर, आपका त्रिवेज मीडिया में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आप एक ऐसे अहम ओहदे पर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट, ये एक ऐसा राज्य है कि जहां शेड्यूल कास्ट समाज की पॉपुलेशन शायद उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है कि जो परिवर्तन के आंदोलन से कहीं कोसों दूर आज भी नज़र आता है। तो एक बड़े ओहदे पर रहते हुए आपका एक सामाजिक निरीक्षण उस प्रदेश के संदर्भ में क्या है? कि हिमाचल प्रदेश का जो बहुजन समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहब कांशीराम और जो अन्य हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों से और उनके आंदोलनों से इतना प्रभावित नहीं हो सका है जितना कि अन्य राज्य इस देश के उनके विचारों से, उनके आंदोलनों से प्रभावित हुए हैं। इसके कारण कई हैं। एक तो भौगोलिक कारण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 80% से ज़्यादा एक पहाड़ी राज्य है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी वे लोग भारत में जो उन्नति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उससे अछूते हैं। कई ऐसी अवधारणाएं हैं समाज की, कई ऐसी कुरीतियां हैं समाज की, कई ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं जो बहुजन समाज समय समय पर भुगतता रहता है। वे आज भी हिमाचल प्रदेश में उसी तरह से प्रचलित हैं जिस प्रकार आज से वो 200 साल पहले थी या 300 साल पहले थी। फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाना की प्रथा आज भी हिमाचल में प्रचलित है। वहाँ के मंदिरों में हमारे बहुजन समाज के लोगों को ज़बरदस्ती ढोल बजाने पर मजबूर किया जाता है। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, जबकि हमारे समाज के कई गरीब लोग बीमार थे, उनको बुखार था और वो मौत की कगार पर थे, फिर भी वहाँ के दबंग ठाकुरों ने उनको किसी उत्सव में मंदिर पर ढोल बजाने के लिए मजबूर किया और मृत्यु तक हुई हैं ऐसे अवसरों पर। और हाल ही की यह एक घटना है, एक धार्मिक उत्सव होता है कुल्लू में। वहाँ पर जो वहाँ का लोकल देवता है, स्थानीय डायटी है, उसका उत्सव मनाया जाता है और वहाँ पर जनता इकट्ठी होती है और एक फूल फेंका जाता है जनता में। जिस पर वो फूल फेंका जाता है वही वहाँ के उस देवता की जो पालकी है उसको उठाने का हकदार होता है। ये गर्व की बात होती है समाज में। लेकिन पिछले वर्ष गलती से अछूत, तथाकथित अछूत समाज के एक बच्चे पर, एक लड़के पर, एक युवा पर वो फूल गिर गया। बजाय इसके कि परंपरा को मानते हुए, कानून को मानते हुए वो पालकी उसके हवाले की जाती, उसकी पिटाई वहाँ पर की गई बुरी तरह से उस बच्चे की कि तेरे ऊपर ये फूल क्यों गिरा। अब उसका तो कोई कसूर नहीं था। तो यही नहीं, ऐसे बहुत सी दुष्परंपराएं हैं जो आज भी हिमाचल में प्रचलित हैं। खाना खाने के लिए यदि किसी सामाजिक फंक्शन में हिमाचल प्रदेश के लोग जाते हैं तो उनको अपने पतीले, उनको अपने बर्तन और उनको अपना खाना बनाने का सामान अलग से ले जाना पड़ता है ताकि वे अपना सामान, अपना खाना अलग ही बनाएं और अलग बैठकर खाएं। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, आपने सही पहचाना और सही आपका आकलन है कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रचलित हैं। जब तक मैं वहाँ पर सर्विस में रहा, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, इस प्रकार की जो दुष्परंपराएं हैं, उनके विरुद्ध
मैं अपने समाज को जागृत करता रहा। जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिला उनकी मैंने मदद की। मंदिरों में प्रवेश बंद है, ये अलग बात है कि हमारे लोगों को मंदिरों में से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्र भारत में जो संविधान के अनुसार चलता है, यदि एक भी व्यक्ति मंदिर में जाना चाहता है तो उसके मंदिर प्रवेश पे बैन क्यों लगा दिया जाता है। तो ये हिमाचल में प्रचलित है। तो हिमाचल में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आपने सही कहा, 26% से ज़्यादा वहाँ पर केवल दलित लोगों की ही पॉपुलेशन है। अगर बहुजन समाज की, संपूर्ण बहुजन समाज की माने, जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटी आते हैं, तो 80% से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे हैं। लेकिन आज तक कभी भी वहाँ पर इस समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ये बहुत ही दुख की बात है। जिस प्रकार देश में राजनीतिक सत्ता समाज के दबंग और संपन्न लोगों के हाथों में है, जो तथाकथित जिनको हम स्वर्ण भी कहते हैं, उसी प्रकार हिमाचल में भी सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में है। बिल्कुल सर, हिमाचल जो प्रदेश है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य उसका असीम है और वहाँ का लोगों का भी, और दिनचर्या जो है वहाँ के लोगों की लगभग पर्यटन के व्यवसाय पे चलती है, निर्भर होती है। लेकिन क्या वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट है, जो बहुजन संकल्पना से हम लेते हैं, तो वहाँ के शेड्यूल कास्ट को इस पर्यटन के व्यवसाय में कुछ हक है उनको कि वहाँ की होटलों में, वहाँ के खानावलों में ऐसे कुछ उनके व्यवसाय वहाँ पर आपको नज़र आए कि कहीं? देखिए, जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जो शेड्यूल कास्ट आपने बात कही और अन्य जो समाज के हमारे गरीब लोग हैं, वे ज़्यादातर 3rd क्लास और 4th क्लास यानी कि मजदूरी के कार्यों में ही व्यस्त हैं। इसके तो कारण कोई नए नहीं हैं, क्योंकि संसाधनों पे शुरू से ही जो तथाकथित अपर कास्ट समाज है उनका कब्जा रहा है, उनके पास पैसा है, इसलिए वे समय समय पर अपने कार्य क्षेत्र को बदलते रहते हैं। पहले मान लो हम मानते थे कि जो क्षत्रिय हैं वो आर्मी में जाएंगे या युद्ध स्तर पर लड़ेंगे, लेकिन जब उनके पास पैसा है तो उन्होंने अपना ध्यान व्यापार की तरफ आवंटित कर दिया है। अब वो व्यापार में है। तो ये लोग किसी न किसी तरह से संसाधनों पर, पूंजी पर और समाज के संचालन पर, राजनीति में कब्जा करके रखते हैं। तो वही है, हमारे शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग तो ज़्यादातर सर्विस में ही हैं। जो लोग सरकारी सर्विस में हैं या होटलों में कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन संसाधनों पे उनका कब्जा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जैसा कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी वही चीज़ है। बिल्कुल सर, हिमाचल प्रदेश जो है, आप लगभग सारे उत्तर भारत की स्थिति जानते हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ये सारी स्थिति जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कभी कभार हमें सुना है कि बहुजन समाज के रूप में वहाँ का प्रतिनिधित्व राजनीति में रहा है, MLA में रहा है। तो ये जब प्रतिनिधित्व होता है तो बहुजन समाज की जो संकल्पना होती है, जब उस राज्य के शेड्यूल कास्ट जब इकट्ठा होते हैं तब OBC, माइनॉरिटी और ST भी आकर मिलते हैं और एक राजनीतिक परिणाम आता है। हिमाचल प्रदेश में इस संदर्भ में एक राजनीतिक माहौल में क्या स्थिति होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र था, कैडर था, वो मेरा जन्म स्थान नहीं है। मेरा जन्म स्थान हरियाणा में है। लेकिन आपने जो बात कही है कि वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वे राजनीति में उनका क्या हिस्सेदारी है, किस प्रकार वे कार्य करते हैं, तो हमारे समाज के लोग जिस प्रकार दूसरे हिस्सों में देश के बड़ी बड़ी पार्टियों में वो उनकी सदस्यता ले लेते हैं, फिर वहाँ पर MLA बन जाते हैं क्योंकि आरक्षण है, चाहे वो BJP में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। वहाँ पे 2 पार्टियाँ ही मुख्य हैं, कांग्रेस और BJP। और एक बार BJP आ जाती है, दूसरी बार कांग्रेस आ जाती है, तो वही हाल है कि वो MLA बन जाते हैं, कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी उनको मिल जाती है। और लेकिन जो परिवर्तन करने लायक महकमे जिनमें शक्ति ज़्यादा है, वैसे महकमे जैसे गृह मंत्रालय है या आर्थिक मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहते हैं। इसलिए जो नीति निर्धारण है समाज के परिवर्तन के लिए या समाज को
संपन्न करने के लिए, आर्थिक नीतियाँ बदलने के लिए, वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहता है और वही फिर अपने ढंग से इन सारी चीज़ों का संचालन करते हैं। समाज को वहीं किसी न किसी बैकडोर से या साजिश के तहत समाज को वहीं पर ही स्थिर रखने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सर, आप उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हो, हरियाणा से आपका नेटिव है। उत्तर भारत में फुले शाहू अम्बेडकर इन विचारधारा का जो आंदोलन है, आंदोलन से ज़्यादा राजनीति में ज़्यादा रुचि उत्तर भारत की अभी तक तो नज़र आई है। तो क्या ये बहुजन राजनीति जो है, क्या बहुजन आंदोलन की वजह से होती है या राजनीतिक जागृति की वजह से है? तो ये बहुजन राजनीति की ताकत बहुजन आंदोलन में है या बहुजन की एक राजनीतिक ताकत अपने और अलग तरीके से है? तो ये दोनों चीज़ें जो आपने कही हैं, दोनों जो कॉन्सेप्ट आपने बात की है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे याद है जब हम युवा अवस्था में थे, बड़े हो रहे थे, दलित बस्ती में मैं पैदा हुआ हूँ जगाधरी की, और जिस प्रकार दलित बस्तियों का हाल होता है वो आप जानते ही हैं, वो एक छोटा मोटा स्लम ही होता है। तो उस वक़्त से भी कुछ ऐसे समाज के जागृत लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो हमें बाबा साहब के विचारों के बारे में बताया करते थे कि भाई अम्बेडकर साहब जो है उनकी वजह से हमको ये शिक्षा का अधिकार मिला है, हमारे रिजर्वेशन है, आरक्षण है। तो ये देख लीजिए कि ये जो आंदोलन है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है, ये उत्तर भारत में काफ़ी पुराना है। यानी कि जब से हमने होश संभाला है तब से ये आंदोलन उधर है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक समय में हरियाणा, पंजाब में काफ़ी वर्चस्व हो गया था, काफ़ी वहाँ पर इनका प्रचार हुआ था। यहाँ तक कि एक एमएलए भी हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से 1967 में बना था, क्योंकि बाबा साहब से प्रेरित होकर, उनके विचारों से प्रेरित होकर वहाँ पर लोगों ने ज़मीन के मुजारे जो होते हैं, शेयर क्रॉपर जिसको हम बोलते हैं, उनको ज़मीन दिलवाने का जो एक आंदोलन वहाँ पर चला था पंजाब और हरियाणा में, तब तो वो ज्वाइंट पंजाब था। तो उससे लोगों को काफ़ी जागृति मिली और इसी कारण बाबा साहब के विचारों का प्रचलन भी वहाँ पर हुआ, प्रचार हुआ और लोग जागृत हो गए, समाज उनकी तरफ आकर्षित हो गया। कांग्रेस हार गई हरियाणा में और एक मिलीजुली सरकार बनी जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी भागीदार थी। एक हमारे जानकार भी मिनिस्टर बने, या हमारे यमुनानगर के, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में बाबा साहब की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा से लोग प्रभावित नहीं थे, प्रभावित थे, जानते भी थे। और इस विषय में फिर जब उनको अपने अधिकारों का पता चला तो फिर राजनीति की तरफ अग्रसर हुए और अलग राजनीति भी की। और बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस है, शुरू में तो कांग्रेस ही थी मेन पार्टी, उसी में जाकर भी लोगों ने राजनीति की, लेकिन फिर भी कभी दबी आवाज़ में ही सही बाबा साहब की बात तो करते थे लोग और समाज को आगे बढ़ाने की बात भी करते थे। बाबू जगजीवन राम का उन दिनों में काफ़ी नाम था, क्योंकि वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। एक बहुत अहम बात आपने कही कि ज़मीन की हिस्सेदारी को लेकर जिस तरह का आंदोलन आरपीआई ने चलाया, तो महाराष्ट्र में भी खोती के खिलाफ एक आंदोलन रहा जिसमें बाबा साहब और नारायण नागू पाटिल ने यहाँ के बहुजन समाज को खेती दिलवाई। दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में जो आरपीआई के ही रहे, भूमिहीनों का सत्याग्रह हुआ, उसमें भी ज़मीनें मिली। तो ये हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से ज़मीन का आंदोलन हुआ, इससे भी दलितों का एक फ़ायदा हुआ। लेकिन बाद उसके जो बहुजन संकल्पना लेकर जो मूवमेंट आई, इस मूवमेंट ने इस तरह के आर्थिक आंदोलनों पे कभी ध्यान नहीं दिया। अगर जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ तक मुझे मालूम है, तो क्या इसके कुछ विपरीत परिणाम उत्तर भारत के समाज में आज भी दिखाई देते हैं? आपने बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग बात की है कि जब कांग्रेस का वर्चस्व सारे देश में था, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद थोड़ा बिखराव कांग्रेस में आया,
तो उन्हीं दिनों में समानांतर ढंग से, पैरेलल ढंग से साहब कांशीराम का आंदोलन भी देश भर में जोर पकड़ रहा था। तो कांशीराम ने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे दबे कुचले समाज को दिया, बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट दिया। और 85-15 की जब उन्होंने बात की और उन्होंने एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी को हमारे युवाओं में जन्म दिया कि भाई जब तक हम अपने अधिकार मांगेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, हमें कोई देगा नहीं। और संघर्ष का रास्ता जब उन्होंने खुद स्वयं उस पर चलते हुए समाज को प्रेरित किया, समाज को जागृत किया, तो सारा समाज उत्तरी भारत का उनके रंग में रंग गया। और उन्होंने फिर ज़मीन की बात नहीं की उसके बाद कि हमें ज़मीन चाहिए, उन्होंने टुकड़ों की बात नहीं की। फिर उसके बाद हमें ये टुकड़ा चाहिए, हमको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता चाहिए। साहब कांशीराम ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी से लोग प्रभावित हो गए। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इतना मिलिटेंट आंदोलन उत्तरी भारत में चला, यहाँ तक कि मेरा खुद का सगा भाई उस आंदोलन में पूरी तरह से कूद गया। और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसमें काफ़ी वायलेंस हुआ, काफ़ी एक झगड़ा हुआ पुलिस के साथ और काफ़ी खून खराबा भी हुआ। उसमें वो 3 महीने जेल में भी रहा साहब कांशीराम के आंदोलन में, मेरा भाई, सगा भाई। और हमारा परिवार ही क्यों, पूरा समाज उत्तरी भारत का साहब कांशीराम के रंग में रंग गया था। हम भी हालांकि स्टूडेंट थे, पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में REC कुरुक्षेत्र में, लेकिन हम भी उनके आंदोलन से प्रभावित थे, उनकी मीटिंगों में भी जाते थे। और इस प्रकार साहब कांशीराम के समय से जो आंदोलन ने गति पकड़ी और उन्होंने इसको जो एक चीज़ें मांगने का या कुछ डिमांड रखने के आंदोलन को छोड़कर सत्ता पर जो काबिज होने का जो नया एक कॉन्सेप्ट 85-15 का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, उससे फिर समाज में एक संपूर्ण परिवर्तन हो गया उन दिनों और सत्ता आई भी। और वो कॉन्सेप्ट चाहे अभी ढीला पड़ सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मर नहीं सकता, उसको हम मरने नहीं देंगे और उसको हम दोबारा जिंदा करेंगे। ये चलता रहता है समाज में। एक बार एक थोड़ा नरम फेज आता है, थोड़ा कम रिजल्ट मिलते हैं, फिर लोग कोई ना कोई आता है। साहब कांशीराम का नाम इतना बड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना बड़ा है, महात्मा फुले का नाम इतना बड़ा है, इतने हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारा आंदोलन एक सच्चाई पर आधारित है। हमारा आंदोलन न्याय प्रक्रिया को इक्वालिटी पर आधारित है, इक्वालिटी बिफोर लॉ पर आधारित है, आर्थिक समानता पर आधारित है, सामाजिक समानता पर आधारित है। इस आंदोलन में तो कोई कमी नहीं है, इसके फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए हम और सुरेश माने जी, डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी, जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, किताबें लिखते हैं, कितने साल उन्होंने अध्यापक के रूप में काम किया है, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। इस तरह के लोग जब अपना सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में लगे हुए हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ये आंदोलन फेल हो जाएगा। ये पास होना ही है। जिस तरह से कि हर समस्या का ताला सत्ता की चाबी से खोला जाता है, ये माननीय कांशीराम जी ने जो बात कही थी, उस बात को आपने यहाँ पे दोहराया। और उस आंदोलन का एक परिणाम राजनीतिक तौर पे ये भी रहा कि पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जबकि जम्मू कश्मीर भी क्यों न हो, ऐसे राज्यों में एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पे बहुजन समाज उभर कर आया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्ता भी हासिल की। लेकिन क्या वजह हुई कि आज ये बहुजन समाज का आंदोलन और राजनीतिक दृश्य, इसमें एक विघटन दिखाई दे रहा है, बिखराव दिखाई दे रहा है? क्या उसकी वजह हो सकती है? उसकी वजह ये है कि साहब कांशीराम ने ये नहीं कहा था कि सत्ता इज़ द ओनली एंड, सत्ता ही हमारा सिर्फ लक्ष्य है। उन्होंने कहा था सत्ता जो है वो मीन्स है, एक ज़रिया है। किस चीज़ का? वो एक ज़रिया है हमारे अधिकारों को प्राप्त करने का। वो हम डिसाइड करेंगे हमारे अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार, कोई और दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। सत्ता इस चीज़ का जरिया था। हमारी आर्थिक उन्नति कैसे हो,
हमारे हिस्से की जो संसाधन हैं, पूंजियां हैं इस देश में, उनको दोबारा हम किस प्रकार प्राप्त करें, जिन पर दूसरे धनाढ्य लोगों का, पूंजीपतियों का कब्जा है और वो उन संपदाओं को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके अरबों रुपए कमाकर विदेशों में जमा कर रखे हैं जिन लोगों ने। तो अब उस पूंजियों का अपने समाज के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार अपने जो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, युवा साथी हैं हमारे, उनको किस प्रकार रोजगार दिए जाएं, किस प्रकार उनको आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। सत्ता इस चीज़ की चाबी है। सत्ता सिर्फ ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन गए और बैठ गए और फिर आप जो है ऊंची जाति के समाज के हाथों में खेलते रहे और सिर्फ उस पर चिपकने की कोशिश की। सत्ता, कांशीराम ने इसके लिए नहीं कहा था, सत्ता एक परिवर्तन का साधन उन्होंने बताया था, परिवर्तन की चाबी थी सत्ता। इस बात को हम भूल गए, इसलिए अब थोड़ा सा बिखराव है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। हम संघर्ष कर रहे हैं और भी बहुत से साथी हैं। अब नया नया जो एक और इस आंदोलन में गर्मजोशी आई है, एक नया खून इस आंदोलन में आया है, वो माननीय एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार के इस्तीफे देने के बाद आया है। वे पूरे देश में घूम रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। एक शक्ति बनकर तो हम अवश्य उभरेंगे। राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, उसमें हमारी क्या हिस्सेदारी होगी, वो देखा जाएगा, भविष्य बताएगा इसके बारे में। बिल्कुल। बस माननीय कांशीराम साहब एक बात हमेशा करते रहते थे राजनीति में कि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ और जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इसको सीढ़ियों के तौर पे इस्तेमाल करके आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन यही एक वजह रही कि उन्होंने उनके जीवन काल में ही बहुजन समाज ने भाजपा के साथ भी तालमेल जमाई और इस पर बहुत गहमा-गहमी से चर्चा भी हुई, देश भर में हुई। लेकिन दूसरी ओर हम आज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिस्ट को लेकर एक आंदोलन की मोरालिटी को भी धक्का पहुंचता है। तो आज वो धक्का यहाँ तक आ गया है कि इस आंदोलन को ही आज कमज़ोर होना पड़ा है। तो जो संगठन देश में अलग थलग पड़ गया था राजनीतिक तौर पे, उस संगठन के साथ गठजोड़ करके उन्होंने उनका नया रास्ता प्रशस्त कर दिया। क्या इन बातों में कुछ तथ्य है कि नहीं? देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अपॉर्चुनिज्म जो है उसका नुकसान तो व्यक्ति को भी, समाज को भी और पूरे देश को भी उठाना तो पड़ता है। अपॉर्चुनिज्म कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिज्म को बहुत से दार्शनिकों ने, बहुत से फिलोसफर्स ने एक बहुत बड़ी जगह दी है। वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को अगर आप राजनीति में नहीं पकड़ेंगे, नहीं संभालेंगे, तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सिद्धांत जो है अपॉर्चुनिटी से बड़ा है। हो सकता है उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई हों, साहब कांशीराम को शायद लगता हो कि अगर हमने ये मौका खो दिया तो समाज हमारा शायद बिखर जाएगा, या समाज को हम कितनी देर तक, क्योंकि हमारा दबा कुचला समाज है, जल्दी भ्रमित हो जाता है, लोग पैसे दे के भी खरीद लेते हैं वोट हमारी। तो शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का पता था कि अगर अगला इलेक्शन फिर हमने बिना सत्ता के हम जाएंगे तो शायद समाज हमारा बिखर ना जाए, शायद बिक ना जाए। कितनी देर तक हमारा समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा, कितने दबंगाई से खड़ा रहेगा, कितने ज़ोर ज़बरदस्ती से खड़ा रहेगा। तो वो शायद उनके मन में कुछ शंका आई होगी। हर व्यक्ति में और हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत, कोई कम परफेक्ट तो कोई है नहीं, कमज़ोरी तो होती है। तो वो हुआ, गलती कह सकते हैं उसको, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट में हमारे थोड़ा सा एक ढीलापन आया, थोड़ा सा एक डाइल्यूट हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, और जिससे कि लोगों को ये लगा, जो दूसरे भी लीडर थे उनको भी लगा यार अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहिए। तो उससे आंदोलन में थोड़ा बिखराव तो आया है, लेकिन दोबारा से उसको सैद्धांतिक लाइन पर लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने तो, माने साहब ने भी आज तक कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हमने भी कोई ज्वाइन नहीं करी। क्या है, अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ही कुछ एक नींव तो कम से कम बना कर जाएं, ताकि लोग उस पर, नींव पर अच्छा मकान बना सकें, ऐसी बिल्डिंग बना सकें जो पहले गिर गई है उसको उस तरह से ना गिरे। तो ये है,
लेकिन हम इसको करेंगे। बिल्कुल सर, आप एक बड़े ओहदे पे रहे हो प्रशासन में। हिमाचल प्रदेश जैसे हिमाचल आ, पर्वत जो है उसके इर्द गिर्द आप रहे, ऊंचाई पे रहे हमेशा, और एक सामाजिक आंदोलन पे भी आपकी ऊंचाई रही। इस ऊंचाई से देखते हुए आज भारतवर्ष में एक सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का आकलन आप कैसा करते हो? सामाजिक स्थिति तो जितना के पिछले 75 वर्षों में सुधार हुआ था हमारी सामाजिक स्थिति में, उस सुधार की प्रक्रिया पर ना केवल रोक लगी है बल्कि उसको थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने की भी कोशिश हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर जो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं, जिससे कि जो हिंदू धर्म समाज, सनातन धर्म समाज प्रेरणा लेता है, जिस प्रकार वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतिज हैं और रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति मुख्य है, तो उन पुस्तकों का प्रचलन, उनका प्रचार, उन पर आधारित विचार आचार पूरे देश में ज़ोरों शोरों से प्रचारित किए जा रहे हैं, ये आप जानते हैं। चलिए खैर, उनका ये अपना एक धार्मिक अधिकार है, संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस तरह की पुस्तकों का जब सिलेबस में उनको अवतरित कर दिया जाए, स्कूलों के सिलेबस में, कॉलेजों के सिलेबस में, आईआईटीज़ में, और बच्चों को जो एक विकसित होते हुए दिमाग हैं, जिनको कि एक वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत है, उनको यदि इस तरह के ग्रंथों में फंसा दिया जाएगा, जिनका कोई न सिर है न पैर है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, कोई तर्क के आधार पर जो जीरो हैं, जिनको बाबा साहब ने सारी ज़िंदगी विरोध किया, जिनको एक्सपोज किया, उनका स्टडी किया, स्टडी करने के उपरांत एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी, उसके बाद हु आर द शूदर्स बुक लिखी, उसमें सारा उनका आकलन है कि किस प्रकार इन जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रिडल्स हैं, इनकी जो व्याख्याएं हैं, वे किस प्रकार एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आपस में भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और तो ऐसी पुस्तकों का जब प्रचलन और इनका प्रचार और इनको जब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो विकसित हो रहे दिमाग, हमारे भविष्य, हमारे देश का भविष्य, उनको इस तरह के आडंबरों में, पाखंडों में और इस तरह की अतर्कवादी किताबों को पढ़ाया जाएगा, ना केवल पढ़ाया जाएगा बल्कि एग्ज़ाम में भी उनके प्रश्न पूछे जाएंगे, एक सब्जेक्ट के रूप में उसको तैयार किया जाएगा, तो फिर इस देश का भविष्य तो कोई अच्छा नहीं हम कह सकते कि होगा। तो ये सामाजिक रूप से जो समाज को, देश को पीछे धकेलने की जो कोशिश हो रही है, ये निंदनीय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि पूरे देश में अभी राज्यों में, पूरे देश के कम से कम राज्यों में अभी भाजपा की सरकार नहीं है। वहाँ के बहुत से मुख्यमंत्री अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को भी प्रचारित कर रहे हैं और संविधान के अनुसार अपनी सरकारों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन है। उनका जो भगवाकरण हो रहा है, उनमें जो इस तरह की विचारधाराओं का प्रचलन करने की कोशिश हो रही है और ज़बरदस्ती हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी समाज जिसमें कि इस प्रकार की धर्मांधता हो, जिसमें कि इस प्रकार की कोई रिचुअल्स हों, पाखंड हो, वो कभी, अगर हम सपना देखना चाहें विश्व में नंबर 1 बनने का किसी भी फील्ड में, आर्थिक फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में भी, तो हम बन नहीं सकेंगे। ये हमारे देश के आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में बनाने की तरफ एक कदम है।
बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी देश के संदर्भ में एक चिंता जताई है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बहुजन समाज के तौर पे आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी ताकत उभर कर आ सकती है जो संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखेगी और देश को आगे एक अच्छा भविष्य निर्माण करेगी? इस संदर्भ में क्या आप आशावादी है? हाँ, मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तो आशावादी ही हूँ। मैंने तो कभी निराशा का नाम नहीं सुना, क्योंकि मेरे माता पिता तो अनपढ़ थे, मजदूर थे, और 10 वर्ष की आयु से मैंने भी एक फैक्ट्री में मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, ताकि मेरे परिवार की जो आर्थिक आय है उसमें कुछ वृद्धि हो सके। और 7 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, जिम्मेवारी मेरे पर बहुत ज़्यादा थी। तो मैं तो कभी निराशावादी नहीं हुआ हूँ, और चाहे मिलजुल कर ही सही, चाहे एकता बनाकर ही सही, एक बार जब हमारा बहुजन समाज दोबारा एक शक्ति के रूप में किसी न किसी मंच पर, किसी न किसी एक ग्रुप में जब शक्तिशाली बन जाएगा, तो दूसरे ग्रुप स्वयं ही हमें अप्रोच करेंगे। राजनीति तो जब करनी है तो वो तो मिलजुल कर ही करनी पड़ेगी। एक आइसोलेटेड राजनीति तब तक इस देश में हमारे बहुजन समाज की सफल नहीं हो सकती, जब तक कि हमारा समाज जो 85% बहुजन समाज हो, वो असली रूप में शिक्षित हो जाए। अभी तो एक आंकड़े के मुताबिक हम 65% शिक्षित है हमारा समाज, और उसी आंकड़े के मुताबिक उस 65% में से 90% लिटरेट इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। तो उनको तो उनके दिमाग को तो किसी भी ढंग से जो है वो मोल्ड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उनको लोभ लालच में डाला जा सकता है। केवल 10% लोग ही हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्तर पर, एकेडमिक स्तर पर, जो बौद्धिक रूप में असली हमारे समाज का नेतृत्व करने के लायक लोग हैं। उन पर हमको काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब तक हमारा ये 85% समाज असली रूप में गोल्ड की तरह शिक्षित नहीं हो जाएगा, हमारे बाबा साहब और हमारे जितने महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं के बारे में अपने आप को जान नहीं लेगा कि हम हैं कौन, इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, शासक हैं, तब तक तो हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके और एक सीढ़ी बनाकर राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम विचारधारा पे कंप्रोमाइज़ करें। हम अब पहले अपनी शक्ति बनाएं, फिर हम एक बार्गेनिंग की राजनीति करते हुए हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और समाज को यानी कि सरकार में आप दबाव बना सकते हैं कि शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दो और शिक्षा की तरफ ज़्यादा फंड दो। शिक्षित समाज ही देश को और समाज को और आर्थिक रूप से इस देश को नंबर 1 बना सकता है। जब तक हम अशिक्षा की तरफ फंसे रहेंगे, धर्मांधता में फंसे रहेंगे, दिन प्रतिदिन जो नॉर्थ इंडिया में खासकर जो एक कांवड़ का रीति रिवाज है, कांवड़ जो शंकर भगवान के जन्मदिन पर जो लोग पानी लेकर जाते हैं गंगा का, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष 1 महीने तक नेशनल हाईवे बंद रहा, क्योंकि इतने बच्चे समाज के जो अशिक्षित हैं, जो अधूरे अशिक्षित हैं, +2 हैं, मैट्रिकुलेट हैं, तो वो वहाँ से गंगा से पानी ले लेकर जो है कंधे पर चले हुए हैं पैदल, और पूरा हाईवे बंद है। जनता को कितनी तकलीफ़ है, झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और ट्रक वालों के ट्रक जला दिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी है, और एक धर्मांधता की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश, एक दुख होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इसको किस प्रकार देखती है। चाइना में सिर्फ 1% लोग डेली प्रेयर करते हैं, 1% लोग सिर्फ डेली प्रेयर करते हैं अपनी मर्जी से, कोई रुकावट नहीं है। चाइना कहाँ है? हमारे देश में 90% लोग डेली प्रेयर करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं कोई ईंट मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, उसके आगे माथा टिकाने लगते हैं, कोई पानी चढ़ाने लगते हैं, कोई दिए जलाने लगते हैं। 90% लोग धर्मांधता में फंसे हुए हैं। तो हमारे देश और चाइना को इसी आंकड़े से भी यदि हम कंपेयर करें
तो हम चाइना की तरफ कभी बढ़ नहीं सकेंगे, चाइना की तरफ कभी पहुंच सकेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाइना से आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे 10% लोग डेली प्रेयर करते हैं। 90% को कोई प्रेयर का ध्यान ही नहीं है कि हमें क्या करना है। वो काम में ध्यान है, उनका पढ़ने में ध्यान है, कुछ प्रोडक्टिव काम करने में ध्यान है, कुछ क्रिएटिव काम करने में ध्यान है, कुछ प्रोड्यूस करने में ध्यान है। वहाँ के देश की आर्थिक तरक्की कैसे हो, वो डॉक्टर कैसे बने, और अगर खिलाड़ी भी बनना है उसके लिए शरीर का सौष्ठव कैसे तैयार करें, इस चीज़ में उनका ध्यान है। इसीलिए वो देश के नंबर 1 नंबर 2 देश हैं। तो वहीं पे अगर हमको पहुंचना है, यदि हमें अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ना है, अफ़गानिस्तान की तरह अपने देश को एक तालिबानी चोला पहनाना है, चाहे वो भगवे रंग का ही क्यों ना हो, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन अगर हमको विकसित देशों की तरफ एक मकसद लेकर चलना है, यूरोप की तरह एक विकसित देश इस भारतवर्ष को बनाना है, विश्व स्तरीय इसकी व्यवस्थाओं को बनाना है, और इसके जो लैंड ऑर्डर है, इसका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको यदि विश्व स्तरीय बनाना है ताकि सभी देश के लोगों को इंसाफ मिल सके समय पर, पुलिस स्टेशन हमारे आधुनिक हों, तो फिर हमको ये जो 90% वाली रोज़ की जो पाखंडवादी हमारी व्यवस्था है, रिचुअलिस्टिक हमारी व्यवस्था है, और अतार्किक हमारी व्यवस्था है, इसको हमें स्वयं ही छोड़ना होगा। हमें खुद ही अपने अंदर सुधार करना होगा, और हमारे समाज को भी, जो हमारा बहुजन समाज है, उसके जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी इससे बाहर आकर समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा। तभी हमारा देश और हमारा समाज दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। सर, एक अनौपचारिक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिर में कि आप एक राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर रहे प्रशासन में। पुलिस में पूरे देश में 15% शेड्यूल कास्ट का, 7.5% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होता है। फिर भी क्यों ऐसा होता है कि पुलिस के डंडे इन दो समाजों के खिलाफ कुछ तुलनात्मक ज़्यादा ही चलते हैं? ये आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि 15% शेड्यूल कास्ट हैं और 7.5% जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके बच्चे पुलिस में हैं। तो ये तो संख्या, ये तो 22.5% ही है। 78% कौन है? 78% तो चाहे वो हमारे ओबीसी के भाई हैं, अभी तक तो वो पूरे बाबा साहब की विचारधारा से उनको तो पता भी नहीं है। वो तो अपने आप को हमसे अलग ही मानते हैं, हिंदू मानते हैं, हिंदुओं से भी कट्टर हिंदू मानते हैं अपने आप को, उनसे ज़्यादा रिचुअल वो करते हैं। ये ब्राह्मणों को ये बात सूट करती है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, धार्मिक कामों में उनको आगे बढ़ाओ, धार्मिक कामों में उनको आगे रखो, हैं। हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव उनसे मनवाओ, गणेश, और उधर दुर्गा उत्सव उनसे मनवाओ। तो 78% लोग हैं। तो जब तक हमारा दूसरा बड़ा समाज, जो जिसको हम शूद्र समाज बोलते हैं, वो जागृत नहीं होगा, वो शिक्षित नहीं होगा, तो हमारी संख्या तो फिर 22% ही रहेगी ना। ये सारे सैद्धांतिक और सामाजिक तौर पे जिन्होंने अपने सटीक विचार रखे, और केवल विचार ही नहीं रखे, अनुभव के साथ, सैद्धांतिक सिद्धांतों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, और फुले शाहू अम्बेडकर जी के विचारधारा को और मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन के साथ समर्पित शब्दों में उन्होंने अपने विचारों को रखा। और इसी वजह अभी हम आपसे विदा लेते हैं। आपने त्रिवेज मीडिया को जो अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। त्रिवेज मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने समाज से मुखातिब होने का, उनसे बातचीत करने का, और मैं उनकी उन्नति का मनोकामना करता हूँ। त्रिवेज मीडिया का वो दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, बस मेरी यही कामना। धन्यवाद।